नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पतालों में हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर संकट की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच बुधवार को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से औद्योगिक इस्तेमाल के लिए दी जा रही ऑक्सीजन की सप्लाई को तुरंत रोकने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि स्थिति विकट है, अस्पतालों को तुरंत ऑक्सीजन दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमारी चिंता सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्से के लिए है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो स्टील प्लांट और पेट्रोलियम प्लांट में उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन को तुरंत अपने अंतर्गत लें और उसे मेडिकल इस्तेमाल के लिए सप्लाई करें। हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी कहा कि वो जहां ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं और जहां पर सप्लाई होनी है वहां तक सरकार उसे भेजने के लिए सुरक्षित रास्ता भी मुहैया कराए। तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है। निशंक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोरोना जांच कराने के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। जो भी लोग हाल ही के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, सावधान रहें और जांच अवश्य कराएं। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में ऑक्सीजन की कम होने का अंदेशा जताते हुए केंद्र सरकार से रोजाना 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि पीएसए के स्वीकृत 2 लंबित प्लांट को जल्द से स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण की क्षमता लगभग 300 मैट्रिक टन है, जबकि पंजाब में वर्तमान में चिकित्सक ऑक्सीजन की रोजाना ही खपत लगभग 105 से 110 मैट्रिक टन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ते हुए मामलों के कारण अस्पतालों में अनुमानों के अनुसार अगले 2 हफ्तों में इसकी मांग लगभग 150 से लेकर 170 मैट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि सरकार की बस और ट्रेन जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन को बंद करने की मंशा नहीं है, लेकिन गैर जरूरी रूप से सफर करने वाले लोगों को रोका जाएगा। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो पूर्व अनुमति के साथ जाना ठीक रहेगा। हमारी ऑक्सीजन की मांग 1550 मैट्रिक टन है, इसे पूरा किया जा रहा है। 1250 मैट्रिक टन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में ही निर्माण हो रहा है, बाकी का 300 मैट्रिक टन बाहर के राज्यों से मंगवाया जा रहा है। हम भी यही कहते आए हैं कि लॉकडाउन ये लास्ट ऑप्शन होता है, ये कोई फर्स्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में आज जिस तरह की संख्या की बढ़ोतरी हुई है, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के लिए सभी महाराष्ट्र की जनता की भी अपेक्षा थी और सभी लोगों ने एक मंत्रिमंडल में भी ये डिमांड रखा कि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी संसाधन है, ऑक्सीजन है, मेडिसिन है, डॉक्टर्स, मैन पावर है और तुम्हारे बेड्स है, ये सभी के अगर हम देखेंगे तो इसकी संख्या की उपलब्धता कम होती जा रही है और इसलिए लॉकडाउन से ब्रेक द चेन अगर हम कर सकेंगे तो इससे काफी राहत महाराष्ट्र की जनता को। तो वहीं दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन भी कोरोना से संक्रमित हो गए। शहाबुद्दीन को तिहाड़ की 2 नंबर जेल की हाई सुरक्षा सेल में रखा गया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद शहाबुद्दीन की तबियत ज्यादा बिगड़ गई है। उसे आपको बताएं कि डीडीयू अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर अभी तक उसकी हालत स्थिर है। दिल्ली में कोरोना से हालत पहले से ही बिगड़े हुए थे, मगर अब स्थितियां और नाजुक होती जा रही है। जेल के अंदर भी कोरोना लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालत लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भतौरिया ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने हेल्थ व्यवस्था पे काम कर लिया होता, हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कर लेती, कोविड हॉस्पिटल बना लिए होते, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली होती, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर ली होती और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती, तो शायद इतने लोगों की कोरोना से जान न जाती, लोग इतने परेशान न होते। सरकार ने हेल्थ व्यवस्था पे तो काम नहीं किया, लेकिन लगातार अपनी मार्केटिंग इवेंट करती रही, अपनी झूठे ही तारीफ करवाती रही, झूठे ही अवार्ड लेती रही कोरोना कंट्रोल के ऊपर में। मुझे लगता है
तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक और रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। आपको बताएं कि दूसरी तरफ लोगों का लापरवाह रवैया खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए यहां तक कि 6 दिनों का लॉकडाउन भी लगा दिया गया। बावजूद इसके मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां सड़कों पर सख्ती के लॉकडाउन का पालन करने की पुलिस तैनात भी की गई है। वहीं पर कोरोना के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस नदारद नजर आ रही है। पंजाब सरकार ने मादक पदार्थ की बरामदगी में मदद करने वाली सूचना देने वालों को पुरस्कारित यानी कि पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे लोगों को तस्करों पर लगाम लगाने के सरकारी प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने कहा कि यह नीति सरकारी कर्मचारियों, मुखबिरों और सूत्रों की सूचना देने में भूमिका को स्वीकार करती है, जिसकी वजह से मादक पदार्थ की बरामदगी होती है और सफलतापूर्वक आपको बताएं कि एडीपीएस अधिनियम लागू करना संभव होता है। आधिकारिक बयान में गुप्ता के हवाले से कहा गया है कि पुरस्कार की राशि का फैसला सफल जांच, अभियोजन, अवैध संपत्ति की जब्ती, एहतियाती हिरासत और अन्य मादक पदार्थ रोधी गतिविधियों के आधार पर मामला दर मामला किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि सरकारी अधिकारी अधिकतम पुरस्कार राशि के 50% के हकदार होंगे। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुरस्कार राशि पूरी तरीके से अनुग्रह राशि होगी और इस पर अधिकार स्वरूप दावा नहीं किया जा सकता और संबंधित प्राधिकरण का फैसला अंतिम होगा। पंजाब के पटियाला में गेहूं की बंपर खरीदारी जारी है। इस सीजन में लक्ष्य का 74% गेहूं मंडियों में आ चुका है, जिसमें से 96% गेहूं मंडियों में पहुंचता है और तमाम खरीद एजेंसियों की तरफ से किसानों को 284.77 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हर एक भुगतान भी उनके खातों में किया जा रहा है। आज यहां खुलासा करते हुए जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक हरीश चरणजीत सिंह ने कहा कि 10 अप्रैल से शुरू होने वाली सरकारी खरीद के 10 दिनों के भीतर जिले का लक्ष्य गेहूं का 74% पहले ही मंडियों में पहुंच चुका है। खरीद एजेंसियां साथ ही गेहूं की खरीद भी कर रही हैं और मंडियों में 96% गेहूं की खरीद की जा चुकी है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि किसानों को उनके हिस्सों के भुगतान की प्रक्रिया जोरों पर है और अब तक पटियाला जिले के किसानों को 284.74 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान उनके खातों में अब तक किया जा चुका है। पटियाला के किसान गुरजिंदर सिंह ने कहा कि उनका गेहूं 14 अप्रैल को खरीदा गया था और फिर 17 अप्रैल को 1,54,000 रुपए बिना किसी कठिनाई के उनके खाते में जमा करा दिए गए। दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, जहां पर दिन रिकॉर्ड तोड़ते हुए हर रोज मामले नजर आ रहे हैं। बीते दिन भी 28,000 के करीब मामले सामने आए थे, लेकिन इससे भी बड़ा संकट इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर है। अस्पतालों में भारी भीड़ है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। अस्पताल स्टाफ की तरफ से मरीजों से अभद्र व्यवहार की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। सर यहाँ कोई किसी को सुन नहीं रहा है। जो सीरियस मरीज है उसको भी कोई सुन नहीं रहा। हमारी बहन 4 घंटे से यहाँ पे थी, हम लाइन में लगे हुए थे। हमने बोला है कि इमरजेंसी है, इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही, चक्कर आ रहे हैं, इनको ले लो, इनका टेस्ट करवा दो। कह रहे नहीं लाइन में लगाओ। जो बाउंसर है ना वो कह रहे हैं कि किसको मरना है तो मरने दो, टाइम से आते। अब कोई ये चीज इनकी लैंग्वेज है कि मरने दो। सुबह से 7 बजे से लंबर पता कब से लाइन में लगे हुए हैं, या कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो जिसकी जान पहचान है वो तो चला जा रहा है अंदर। घंटे के बाद आपके वो तो सर जी हिंदुस्तान वालों का धन्यवाद, जिन्होंने करा के थोड़ा हेल्प करा दी एक इंसानियत के नाते। तो अभी वो एडमिट हो गई है। नहीं अभी तो टेस्ट के लिए गए हैं। घंटे का इंतजार करना पड़ा। सर 3 से 4 घंटे का सर, कोई सुनने को राजी नहीं। हम तो रिक्वेस्ट सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है सर। बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बॉडी आई थी, डेड बॉडी आई थी। हॉस्पिटल वालों ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास बेड ही नहीं है, और बेड नहीं थे उसी की तरफ से वहीं उसी टाइम ड्यूटी पे मौके पे मौत होगी उसकी, और उसको भी घर वापस भेज दिया डेड बॉडी को। उसके घर वाले का क्या था? कुछ नहीं, एक मरीज था, छोटा सा मरीज था उनका, यही कोई 45-46 साल का था बंदा। उनकी पीड़ा को कुछ बता सकते हैं? भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी से शुरू हुई। टीकाकरण के इस पहले चरण में 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लगना शुरू हुआ। इसके बाद टीकाकरण के दूसरे चरण में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लग रहा है। इन दोनों चरणों में जोखिम वाले आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाकर उन्हें सुरक्षित दायरे में लाया गया है। टीका लगने से इस आयु वर्ग के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ चुकी है और ये इस महामारी की चपेट में कम आ रहे हैं, जबकि 18 से लेकर 45 साल का युवा वर्ग अभी टीकाकरण के दायरे से बाहर है। सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात कही है।
तो वहीं रुड़की के कलियर थाना क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर भू माफियाओं के द्वारा नदी की भूमि पर ही एक कॉलोनी काट दी गई और जिस कारण से क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आईआईटी रुड़की से पीएचडी करने वाले एक वैज्ञानिक ने इस कॉलोनी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है। जब 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, सुबह मैक्सिमम मेजोरिटी जो कस्टमर की निकलती है वो 11 बजे के बाद ही निकलती है। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट खुलेगा, 3 घंटे तो क्या रहेगा मार्केट में, वैसे ही कुछ नहीं रहेगा। टाइमिंग जो है कम से कम 5-6 बजे तक के तो होने ही चाहिए कि 6 बजे अगर 7 बजे से लॉकडाउन लग रहा है या कर्फ्यू लग रहे हैं, 7 बजे नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे, तो कम से कम 6 बजे तक मार्केट खुले, 7 बजे से अपना परमानेंट कर्फ्यू लगा देना चाहिए। 2 बजे तक मार्केट खुल के कोई फायदा नहीं है। कठिनाइयाँ क्या होती हैं जी, बस यही है कि मार्केट में काम नहीं रहेगा, कस्टमर निकलेगा नहीं, कोरोना की वजह से वैसे ही कम है, और जो बचा कुचा कस्टमर है वो भी बेचारा घर ही रहेगा, क्या करेगा। सेफ्टी पहले है जी। हम लोग कपड़े के काम में तो दिक्कत यही आएगी कि मार्केट में सिर्फ एसेंशियल्स के लिए कस्टमर निकलेगा, मेन तो हम लोगों के जैसे। तो वहीं देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली के आचार्य श्री विश्व सरकारी अस्पताल पहुंचे। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने वाली एक महिला का कहना है कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी। मैं लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह देती हूं। लोगों को बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए ताकि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को देश हरा सके। We came at 8:30. Yeah, this is my second dose. But for first dose also I had no problem, and hopefully I think we'll not have any problem this time also. So I'll advise everybody to go in for vaccination as soon as possible. कितने बजे आए थे सर आप वैक्सीन लगवाने? 8:30 के करीब आए थे। फर्स्ट डोज था, सेकंड। तो वहीं लॉकडाउन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। फैसले पर राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि जिन राज्यों ने लॉकडाउन लगाया है वहां भी केसेस की कमी कोई नजर नहीं आ रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार का निर्णय की जीवन और आजीविका दोनों का एक संतुलन होना चाहिए। उस संतुलन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। हम उसी दिशा में कर रहे हैं, अन्य कार्य करते जा रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जैसे महाराष्ट्र में इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, कोई केसेस कम नहीं हो रहे हैं। वहाँ पे दिल्ली ने भी कल लॉकडाउन लगाया और उसमें अफरा तफरी में जो प्रवासी हैं उत्तर प्रदेश के और बिहार के, उनकी जो हालत थी कल हमने वो भी देखा है। और महाराष्ट्र जैसे वहां से भी लोग आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमने पहले भी प्रवासियों का ध्यान दिया है उस प्रकार से इस दफे भी रखी है और व्यवस्था हमने उसकी तैयार की है। ढांचा पूरा तैयार है, वो ऐसे कराएंगे। लेकिन जब लॉकडाउन लगाते हैं तो अपनी विफलताओं के बारे में भी सोचें कि ये क्यों लगाया, आपने व्यवस्थाएं क्यों नहीं करी। हम वो संतुलन बना के चल रहे हैं, क्योंकि जो गरीब होता है उसको जो उसकी आजीविका या दिनचर्या में उसकी रोटी रोजी होती है, वो जब नहीं कमा पाएगा तो वहां पे भी बड़ी समस्या आएगी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोरोना से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य नजर आ रहा है। वहीं कई राज्यों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। भयावह होती स्थिति में प्लाज्मा से लेकर ऑक्सीजन बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मारामारी चल रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी इस समय अपने चरम पर है। ऐसे ही पालघर में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी तक तो हमने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसके बाद अब यहाँ आगे का इंक्वायरी हमारा चालू है, जो कि वो कंपनी में जो ये बैच के जो इंजेक्शन थे वो कौन से डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था और वो डिस्ट्रीब्यूटर ने कौन से कस्टमर को दिया है, उसी मुताबिक हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे का चालू है। ये सर गिरोह कब से एक्टिव था? ये गिरोह कब से एक्टिव था? ये पिछले 6 दिनों से हमारे कांटेक्ट में ही है और इसके पहले भी वो 1 महीने से लगातार, मुझे लगता है ज्यादा, उसके मोबाइल का भी हम सीडीआर निकाल रहे हैं, उसमें से हमको ज्यादा पता चल रहा है। सर कितने वायल अब तक भेज चुके हैं ये लोग? ये कल मतलब हमारे पास तो 3 मिले और उसके पहले 4:10 पर उसने 1 को और दिया था इंजेक्शन। मतलब कल के तो 4 है, अभी बाकी इसके पहले उसने कितने और लोगों को। इनको का बैकग्राउंड कैसा था? ये क्या स्टॉक कहां से लाते थे? इनको कैसे मिलता? नहीं, अभी वो उनके पास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम।
महाराष्ट्र के मुंबई में शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी अब कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। आपको बता दें कि सोमवार को मुंबई की भायाखला जेल में कैदियों को कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है। आपको बता दें कि पूर्व मीडिया दिग्गज पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में आरोपी है। शीना उनके पहले पति की बेटी थी। 2012 में शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी हिरासत में है। जानलेवा कोरोना वायरस का साया अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर पर भी पड़ गया है। एमएस धोनी के पिता पान सिंह धोनी और मां देवकी सिंह धोनी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद दोनों को झारखंड की राजधानी रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल खेल रहे हैं और अपने परिवार से कोसों दूर हैं। जानकारी के मुताबिक एमएस धोनी के पिता और माता रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोविड जांच केंद्र के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। यहां पर टेस्ट कराने के आए एक व्यक्ति का कहना है कि मुझे यहां पर आए घंटों हो गए हैं। यहां एक ही कर्मचारी है, वो ही एंट्री, टेस्ट और लोगों की रिपोर्ट दे रहा है, जिसके चलते लगातार समय ज्यादा लग रहा है। आज पूरे देश में रामनवमी का महोत्सव मनाया गया, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। वहीं रांची के सभी राम मंदिरों को आकर्षक फूलों से सजाया गया। साथ ही रामनवमी को लेकर बाजारों में बांस और झंडे की बिक्री मंगलवार को खूब हुई। कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बाजारों में लोग पूजा के लिए पूजन सामग्री खरीदते हुए नजर आए, जबकि तपोवन स्थित राम मंदिर, चूटिया स्थित राम मंदिर और मेन रोड स्थित राम मंदिर को भी आकर्षक तरीके से सजाया गया। हालांकि मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या कम ही नजर आई। सभी ने अपने अपने घरों में ही पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि तपोवन मंदिर के 282 वर्षों के इतिहास में यह दूसरा मौका है कि रामनवमी के दिन यहां पर रामनवमी की झांकी नहीं पहुंची है। इसी वजह से रामनवमी के मौके पर मंदिरों में रौनक नहीं दिखाई दी। देखिए, ये कोरोना काल का समय बहुत महामारी समय चल रहा है। लोग इससे बचते हुए भी और धर्म को करते हुए भी अपने आप को बचाते हुए मास्क वगैरह लगा करके थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करते हुए और कोरोना जल्दी से जल्दी भागे, ये रामनवमी का हम लोग जो उत्सव मनाते हैं, ये एक विजय जुलूस उत्सव है। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह से और भक्त का ये जो सहयोग चल रहा है कोरोना के बीच में बचते बचते पूजा करने का, इससे कोरोना पर हम लोग विजयी प्राप्त हुए, यही कामना में अभी चल रहा है। भगवान श्री राम से ही कामना कर रहा हूँ कि कोरोना मुक्त हो, सभी देशवासियों को कोरोना मुक्त हो और शांति भावना से त्यौहार मनाएं अपना अपना घर में। कोरोना संकट काल में लोग बहुत कम निकल रहे हैं। भगवान का पूजन अर्पण तो जरूरी है, सब अपना अपना घर में कर रहे हैं जैसे जिसकी शक्ति है। आशा कर रहे हैं कि अगला साल जो पूरी तरह। हाँ, आशा करता हूँ कि अगला साल कोरोना मुक्त हो और धूमधाम से रामनवमी विजय जुलूस निकलेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में चर्चित किसान हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाथरस में सासनी थाना पुलिस एसओजी की बदमाशों के ही बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके कब्जे से अवैध पिस्तल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। गौरव शर्मा के साथ ही सोनू तोमर को भी गोली लगी है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर जिले से हत्या के मामले में वांछित चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 1 मार्च को ग्राम नौजरपुर में गौरव शर्मा और उसके साथियों ने अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि किसान अमरीश शर्मा की हत्या के बाद आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। बदमाश गौरव शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम था। तो वहीं आपको बता दें कि गौरव के परिजन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज बेड के लिए किस कदर तड़प रहे हैं, इसका बात का एक नमूना देखने को मिला, जहां एक बीएसएफ जवान कार में अपनी पत्नी को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकता रहा। बीएसएफ जवान का कहना है कि पत्नी कोरोना से संक्रमित हैं, मगर इलाज के लिए बेड ही नहीं मिल रहे। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों को देख जवान ने रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की। जवान का कहना है कि मैं पिछले 8 घंटों से अपनी पत्नी को कार में लेकर भटक रहा हूं। हर अस्पताल के लोग एक दूसरे अस्पताल में भेज रहे हैं, कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को कहां भर्ती कराऊं। जवान हर आने जाने वाले लोगों से मदद की गुहार लगा रहा था। मीडिया कर्मियों की दखल के बाद जवान की पत्नी को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरा देश आज कोरोना संक्रमण की चपेट में है और लगातार जो आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार देश की सरकार के ऊपर लॉकडाउन का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान भी आपने सुना होगा। बीते रोज आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना होगा। उन्होंने कहा था कि अंतिम फैसला होगा लॉकडाउन का, लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार ने फैसला ले लिया है और लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में लगातार जो हालात हैं वो क्या सुधर पाएंगे या फिर और बिगड़ते नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कल रात 8 बजे से महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। 22 अप्रैल से 1 मई तक यह लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ मिनी लॉकडाउन महाराष्ट्र में था या फिर कुछ इलाकों में जहां पर ज्यादा संक्रमण के आंकड़े थे वहां पर था, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एएनबी आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में महाराष्ट्र सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। राजेश टोपे लगातार ये बयान क्योंकि दे रहे थे कि किसी भी हाल में हम यही कोशिश में हैं कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े, और बिगड़ते हालातों के बीच में लगातार सख्ती की बात कह रहे थे। और शाम को ही स्वास्थ्य मंत्री ने जो तमाम अटकलें चल रही थी लॉकडाउन को लगाने की, उन पर विराम लगा दिया था। उन्होंने इनकार कर दिया था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन अब सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला महाराष्ट्र में लिया है। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नजर नहीं आ रहे हैं। राजधानी रायपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूटी सवार युवक बिना मास्क अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। पुलिस ने रोककर जब मास्क के बारे में पूछा तो वो रसूख का हवाला देने लगा। साथ ही वीडियो में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कराने की धमकी देता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि पुलिस को धमकी देने वाला युवक रायपुर मेयर एजाज ढेबर का भतीजा है, और साथ में पुलिस ने जैसे ही इस युवक को रोका वो पुलिसकर्मियों को हड़काने लगा और उसे सस्पेंड कराने की धमकी देने लगा। जबकि पुलिस वाले वीडियो में युवक को समझा रहे हैं कि क्या आपको कोरोना नहीं होगा। आप भी देखिए वो वायरल वीडियो। मास्क लगाओ, नहीं चलो मैं बोल रहा हूँ मास्क नहीं लगाओ, सस्पेंड करवाएगा, करवा दिखा ना। ले रहा हूँ मैं भी ठीक से बोला, बदतमीजी कर रही है। देखो मेरा मास्क लगाओ, नहीं मास्क लगा नहीं बोल रहा है। तो वहीं मथुरा में कुख्यात माफिया पर प्रशासन लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। 5 दिन के अंदर 3 बड़ी कार्रवाई से जिले के माफियाओं में हड़कंप मचा है। पुलिस ने राया के शराब माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। 8 सालों से गैंगस्टर समेत 7 मुकदमे दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे और डीएम साहब के आदेश के क्रम में इस माफिया की 7 संपत्तियां जिनकी कुल कीमत 24 लाख रुपए है उनको कुर्क किया गया है। ऐसे और व्यक्ति जो इस तरह के अवैध क्रियाकलापों में लिप्त होकर संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्तियों में उनको चिन्हित किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में ऐसे माफियाज के ऊपर और कठोर कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश।
तो वहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में सरकार ने नई दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई दिशा निर्देश के तहत आवश्यक सेवाओं के दफ्तरों को छोड़कर सभी दफ्तरों में अब सिर्फ 10 स्टाफ की मौजूदगी की अनुमति दी गई है। यही नियम आईटी, बीओपी और मोबाइल कंपनियों के स्टाफ को छोड़कर सभी निजी दफ्तरों पर लागू रहेंगी। गृह विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल और साथ में राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत, प्राध्याय और साथ में सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अति आवश्यक सेवाएं माना जा रहा है। गृह विभाग ने कलेक्टरों को आदेश दिए हैं कि नई दिशा निर्देशों के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए। सरकार के मुताबिक नए दिशा निर्देशों को जारी करने के पीछे उद्देश्य है कि कम से कम लोग अपने घरों से निकलें ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मध्य प्रदेश के रीवा में आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही हैं। अब इस सट्टारियों के बीच में आपसी गैंगवार का मामला सामने आया है। एक सटोरी ने दूसरे सटोरी पर आरोप लगाते हुए पुलिस का संरक्षण होने की भी बात कही। रीवा के कोतवाली थाना अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह चौराहा इन दिनों सट्टाइयों का मेन अड्डा बना हुआ है। चौराहे का नाम तो गुरु गोविंद सिंह चौक है, लेकिन ये चौराहा मुख्य सट्टा कारोबारियों का पनाहगार के रूप में देखा जाता है। सट्टा किंग के नाम से जाना जाने वाले राजू छेला अपने गुर्गों के साथ में लंबे समय से सट्टा पर्ची काट रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद में एक ही जगह पर दो गुट कारोबार चलाने लगे, जिस कारण दोनों के बीच आपसी गैंगवार हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिकायत करने पहुंची सटोरी ने पुलिस से दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। घटना ये पहले की है। ये फरीद अंसारी, असलम अंसारी करके ये सट्टे कोरेस का कारोबार करते थे सॉग स्टोर के सामने। तो हमने उसमें ऑब्जेक्शन उठाया, क्या थाना को भी सूचित किया, नहीं माने। तो फिर मैंने अपने वार्ड पार्षद सतीश सोनी अध्यक्ष साहब से कहा, तो अध्यक्ष साहब ने टीआई साहब को कहा, टीआई साहब उठा के लेकर बैठ दिए। फिर आए, वो फिर चालू किए। उसी रंजिश के चलते मुझे मारा गया, मेरा पैसा छुड़ा लिया गया है। कौन कौन मारा है, नाम याद? असलम अंसारी था, फरीद खान घोगर, समीम गोली, अदनान अंसारी, असलम अंसारी का लड़का। कहाँ पर इन लोगों ने? ये चिकान टोले के पास। कितने बजे घटना होगी? ये शाम 6 बजे घटना है। थाने में शिकायत की? थाने शिकायत करने गए थे तो थाने में ये सब कोई खड़े थे, असलम अंसारी है सब कोई। हाँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, इसलिए मैंने एसपी कार्यालय आया हूँ। तो अभी एडिशनल साहब से मेरी बात हुई है। एडिशनल साहब ने कहा मैं वायरलेस कर रहा हूँ, आप जाइए FIR दर्ज कराइए। चोट पहुंची है? चोट पहुंची है, मेरी मेडिकल ही हुई है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए और ये सट्टा का अवैध कारोबार बंद होना चाहिए। चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल में आग लगने की घटना पर काबू पाने को लेकर मास्क ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 4 फायर ब्रिगेड की मदद से कुछ ही मिनटों में स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। दमकल विभाग की 4 फायर ब्रिगेड सायरन बजाती हुई दादरी के नागरिक अस्पताल में पहुंची। इस दौरान 2 फायर ब्रिगेड अस्पतालों के मेन गेट और 1 फायर ब्रिगेड अस्पताल के दूसरे गेट के सामने रुक गई और एक अन्य फायर ब्रिगेड अस्पताल परिसर में ही मौजूद रही। अचानक फायर ब्रिगेड आने और दमकल कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने की कोशिश को देखकर अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल के अंदर मौजूद लोग भी बाहर की तरफ आ गए। बाद में लोगों को समझ में आया कि ये सब मॉक ड्रिल का हिस्सा है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हमें कल करनी थी, लेकिन हमने इनसे बात की फायर वालों से, तो कल ये बिजी थे, कहीं आग वाग लगी थी, तो ये कल आ नहीं पाए। तो उसके कंटेक्स्ट में हमने आज करा। ये मॉक ड्रिल का हमारे पास ऊपर चंडीगढ़ से आया हुआ था कि हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट में करानी थी। तो कल की बजाय हमने थोड़ा सा वैसे किया था। जो हमने फायर सेफ्टी ऑफिसर हमने यहाँ एक लगा रखा है, उसने कल हमें सिलेंडर का सारा बताया था कि कैसे कैसे हम आग उस सिलेंडर से। तो वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,811 और लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान 35 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है, जबकि 3,367 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 49,772 पहुंच चुकी है।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के चलते रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर आइसोलेशन कोच की डिमांड के बारे में पूछा है। मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव केसों में हुई बढ़ोतरी के चलते अस्पतालों में यदि बेड की कोई कमी हो जाती है तो उसके विकल्प के रूप में आइसोलेशन कोच को लेकर कमर कसी जा रही है। उत्तर रेलवे ने 75 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं, जिनमें 1200 मरीजों को रखा जा सकता है। इनमें से 50 कोच शकूर बस्ती स्टेशन पर हैं। इन 50 कोचों में 800 मरीजों को रखा जा सकता है। वहीं आनंद विहार टर्मिनल पर खड़े 25 आइसोलेट कोच में 400 मरीजों को रखा जा सकता है। इसके अलावा 50 कोच अंबाला मंडल में रखे जाएंगे। किसी भी राज्य को जरूरत पड़ने पर वो संबंधित मंडल रेल प्रबंधक से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा रेलवे ऑक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सप्लाई की जा रही है। कोरोना का असर व्यापार, परिवहन से लेकर धर्म पर भी पड़ रहा है। लोगों में कोरोना का भय इतना बढ़ चुका है कि लोग मंदिर आने से बचते नजर आ रहे हैं। कोविड दिशा निर्देशों के तहत नवरात्र के अंतिम दिन धर्म की नगरी काशी में मां सिद्धिदात्री के दर्शन किए गए। वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदानगिन गोलघर इलाके के सिद्ध माता में स्थित है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। कोविड के चलते हर बार की अपेक्षा इस बार मंदिर में ना के बराबर भीड़ देखने को मिली। आज नवमी है। क्या होता है आज के दिन? आज के दिन आखिरी हवन पूजा होता है माता जी का। मतलब इसके पहले कितनी भीड़ होती थी? इसके पहले इतनी भीड़ होती थी कि सांस लेने का जगह नहीं होता था। चारों तरफ से आदमी भरे रहते थे, दर्शन पूजा होता था। ये कोरोना के कारण जो है कि नहीं, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, छुटपुट आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग। दूरे लॉकडाउन करते हुए अपना जो पूजा कर रहे हैं माता जी का। लोगों के मन में दहशत है। हाँ, सबको डर है कोरोना का, इसीलिए इतनी भीड़ नहीं है जी। इसी कारण बस भी आज रामनवमी का त्यौहार है, नवरात्र का आखिरी दिन है। आज के दिन यहाँ पर हवन पूजन का बहुत बृहद कार्यक्रम होता था। कई यहाँ पर दर्शनार्थी अपना हवन पूजन करते थे। माता का आखिरी दर्शन था, लोग आके प्रसाद चढ़ा रहे थे। लेकिन कोरोना की वजह से लोग अपने घर में ही पूजा पाठ कर ले रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी को अपनाकर लोग 2 गज की दूरी और मास्क के दूरी का पालन करते हुए लोग दर्शन पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी सब व्यवस्था बाहर से कर दिए गए। मंदिर के अंदर कोई प्रवेश नहीं है, सब बाहर से दर्शन पूजा करके लोग चले जा रहे हैं। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। माँ सृष्टि की जो लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं, उनका आज आखिरी दिन है। 9 देवियों का जो संहार करने वाली है, रोगों को हरने वाली। प्लस साथ में राम जी का आज नवमी है, जन्म हम लोग मनाते हैं। 9 युग होता है नया। हिंदू के मान्यता के अनुसार आज जो है नया साल प्रारंभ होता है और सभी हर्ष उल्लास से मनाते हैं। लेकिन कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए लोग अपने घर में ही आस्था से पूजा कर रहे हैं। और जिनका घर पास है वो माँ के दरबार में आ रहे हैं और माँ से विनती कर रहे हैं, अपने को सेफ बचाते हुए पूरे जहान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप, हम लोग आए हैं, आपसे विनती कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी शक्ति दो, और जो इस दुनिया से चले गए इस महामारी की, उससे उनकी परिवार वालों को इस दुख में सब्र करने की या तसल्ली देने की क्षमता दो माँ, और आने वाले कष्ट को हम लोग से सबको। हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ने के कारण कुछ अखाड़ों ने अपने कुंभ समापन की घोषणा कर दी है। वहीं आज रामनवमी का स्नान है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की और साथ में रामनवमी के अवसर पर स्नान के लिए देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसका असर हरिद्वार में भी देखने को मिला। हर की पौड़ी के अलावा सभी घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। और वहीं हरिद्वार कुंभ में श्री राम नवमी के स्नान के लिए मेला पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली थी। इसके लिए सुपर जोन और सेक्टर ऑफिसर तैनात कर दिए गए। चौक चौराहों पर भी पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की ड्यूटी नजर आई। कोरोना की वजह से रामनवमी के अवसर पर बिहार के पटना का हनुमान मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहा। पुजारी का कहना है कि मंदिरों में पूजा हो रही है, आमजनों के लिए मंदिर बंद है। यहां पर 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन इस बार
कोरोना संक्रमण के चलते और तमाम गतिविधियों और दिशा निर्देशों के चलते इस बार यहां पर भीड़ नहीं है और इसी के चलते यहां पर मंदिर को बंद भी रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर के आसपास जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जो लोग फूलों की दुकान लगाते हैं, प्रसाद की दुकान लगाते हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इसके चलते मंदिर बंद होने के चलते उनकी दुकान पर भी खासा असर पड़ रहा है। लोग आ नहीं रहे हैं, जिसके चलते उनके घर चलने भी मुश्किल हो रहे हैं। पिछले साल तो लॉकडाउन था, इसलिए केवल अंदर की पूजा हुई थी। सो लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थिति शर्त में है कि मंदिर में पूजा हो रही है। आम जनों के लिए मंदिर बंद है। अब देख रहे हैं चारों ओर फाटक सब बंद किए गए हैं। तो यह थोड़ा सा हम लोगों को दुखद लगता है, लेकिन कोई इसका उपाय नहीं है। इसलिए हम लोगों ने भी अनुरोध किया भक्तों से कि मंदिर में नहीं आए। और यहाँ 3 लाख 4 लाख की भीड़ रहती थी। 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक लोग भक्त पहुँची में रहते थे, वहाँ कोई नहीं है। और भी पुलिस ने एक एहतियात के तौर पर किया कि जो लोग इधर आने वाले थे। मध्य प्रदेश में दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटने की होड़ मची रही। मरीजों के परिजनों ने ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर लूटे हैं। इस दौरान अस्पताल स्टाफ से भी बदसलूकी की गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पतालों में कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लूट रहे हैं और एक एक कर कोरोना मरीजों के पास ले जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो के संबंध में जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार रात की है, जब ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी गाड़ी अस्पताल पहुंची थी। उसी समय कोविड-19 में भर्ती कोरोना के मरीजों के स्वजनों ने इन ऑक्सीजन सिलेंडरों को एक एक करके लूट लिया। ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो, क्योंकि इस स्थिति से सारे मरीजों की जान खतरे में आ सकती है। अगर सारे सिलेंडर उठ के चले गए और जो सेंट्रलाइज्ड हमारी ऑक्सीजन पाइपलाइन है उसमें सिलेंडर नहीं लगे तो उससे सभी की जान खतरे में आ सकती है। सबसे अनुरोध भी है कि संयम बना के रखें, सिलेंडर और ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है और जो लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ हम कठोर कानूनी कार्रवाई है। मतलब जो मरीज भर्ती उनके रिश्तेदारों एक एक दो सिलेंडर उठा के अपने मरीज के सिरयाने। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। किसान पंजाब दी जिंद जान ਹਨ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1871 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नागपुर में कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना की वजह से लगाए गए कर्फ्यू में नागपुर की बजाय सुनसान जो बाजार थे वो सुनसान नजर आए। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरी सामानों की खरीदारी करते नजर आए। राज्य सरकार ने 1 मई तक के लिए राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया था और राज्य में धारा 144 लागू की गई थी। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं और ये कहा है कि कल रात 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया जाएगा। इंदौर में कोरोना संक्रमण की तेज गति और बिगड़ते हालात को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू को प्रशासन ने जनता कर्फ्यू में बदल दिया है। बुधवार सुबह से ही शहर में सख्ती शुरू कर दी गई। जगह जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई और बेवजह बाहर निकलने वालों को रोका जा रहा है और इस सिटी बस में बैठाकर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि BRTS भी अस्थायी जेल बनाया गया। ये जनता कर्फ्यू 30 अप्रैल तक केवल शहरी क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे जिले में रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने कई पाबंदियां बढ़ा दी हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कुछ गतिविधियों को प्रशासन ने छूट दी थी, लेकिन व्यापारियों और साथ में दुकानदारों ने इसका नाजायज फायदा उठाया। इसको देखते हुए सारी छूट वापस लेकर प्रशासन अधिक सख्त हो गया। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश भी जारी कर दिए हैं। सारे कार्यालय बंद किए जा रहे हैं। सारे चाहे केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, सारे कार्यालय बंद रहेंगे। कोई मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगा। केवल अत्यावश्यक सर्विसेज के जो कार्यालय हैं, फायर ब्रिगेड हो गया, नगर निगम हो गया, रेवेन्यू, पुलिस या इससे जुड़े हुए जो अभी फायर इसमें लगे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, जो लगे हैं वो अलाउड रहेंगे। केवल इंडस्ट्रीज उनका प्रबंध। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते प्रदेश में सरकार ने कोचिंग सेंटर के संचालन पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बावजूद भी फतेहाबाद में अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग सेंटर पर पुलिस ने छापे मार के अपनी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एसपी के आदेश के बाद में फतेहाबाद में पुलिस ने कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान फतेहाबाद के एक कोचिंग सेंटर में सैकड़ों की संख्या में बच्चों को कोचिंग दी जा रही थी, जिस पर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर कोचिंग सेंटर से बच्चों को घर भेजा और सेंटर संचालकों को तुरंत कोचिंग सेंटर बंद करने के आदेश दिए। साथ ही पुलिस ने कोचिंग सेंटर संचालक को चेतावनी दी कि अगर दोबारा से बच्चों को कोचिंग सेंटर में बुलाया गया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसपी साहब के आदेशानुसार आज एक अभियान चलाया गया था। जो भी कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहे हैं तो उन पर चेक किया गया। एक ICS कोचिंग सेंटर है, इसको चेक किया गया। उसके अंदर लगभग कुछ बच्चे थे, वो कोचिंग ले रहे थे। तो कोचिंग स्टाफ ने बताया, बोला जी आज हमारा आखिरी दिन है। तो उनको आज चेतावनी देकर छोड़ा गया है कि आइंदा ऐसा उन बच्चों को कोचिंग क्लास में ना बुलाया जाए, सरकार के आदेशों की पालना की जाए, जिसके तहत उनका चेतावनी देकर छोड़ा गया है। आइंदा अगर ऐसा को मिलता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो खाली करवा दिए गए फिलहाल। देश में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से फैलता नजर आ रहा है। इससे कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा की जरूरत तेजी से पड़ने लगी है। कोरोना संक्रमितों की किसी भी तरीके से जान बच जाए, इसके लिए कोरोना संक्रमित रह चुके लोग भी आगे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण झेलने के बाद अब वे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं और इस मुसीबत को भली प्रकार से जानते हैं और दूसरों को, कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा दान करके उनकी जान बचा रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद में कुछ युवाओं की ओर से एक चैन बनाई गई, जिसमें वो लोगों से अपना प्लाज्मा दान करने की अपील करते हुए नजर आए। आज सर हमने एक प्लाज्मा दान हेतु जागरूकता अभियान चलाया है। जैसा देखा गया है कि कोरोना महामारी की दूसरी वेव आ गई है, पूरा देश परेशान है, लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है, लोग प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं कि वो नहीं आ पा रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि हमारी जान जा सकती है या हमने डोनेट किया तो हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम इसी के लिए उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों को बताया है कि आप अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। ये प्लाज्मा सिर्फ वही डोनेट कर सकता है जो कोरोना से ठीक हुआ है। तो हम उनको बता रहे हैं, आप अगर पिछले 3 महीने के अंदर कोरोना से ठीक हुए हैं तो आप अपना प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। उस व्यक्ति को जिसको जरूरत है उसकी जान बचा सकते हैं, उसके परिवार की खुशियों को वापस आप लौटा सकते हैं। इस महामारी में अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। बाकी साथ ही साथ सोशल
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल प्रशासन ने कोविड शवों को बदलकर परिजनों को सौंप दिया, साथ ही शव का जल्द ही अंतिम संस्कार करने को भी कहा। शमशान घाट के बाहर 4 घंटे इंतजार के बाद में जब शव को अंतिम दर्शन के लिए खोला गया तब मामले की जानकारी परिजनों को लगी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल जाकर जमकर हंगामा काटा। तो वहीं पुलिस की मदद से शवों की पहचान हो पाई और फिर शवों को उनके असली हकदारों को सौंपा गया। पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हार्ट डिजीज के वो थे मरीज, और उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई आपके पेशेंट की। ठीक है, डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप आज इनका फोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम अब बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं, क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा आप मोक्ष धाम पहुंचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया। इतनी ज्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियां वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहां, तो इत्तेफाकन जब हमने, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी। वो किसी उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी, ये छोटा था। उसके बाद हमने अस्पताल वालों से, कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट कर। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को एक बार फिर से ठप कर दिया है। बेकाबू कोरोना को थामने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई पुलिस सख्त हो चुकी है। इस दौरान गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस जगह जगह वाहनों को रुकवाकर जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं और उन्होंने कल रात 8 बजे से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी किया है। पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान पटियाला पुलिस के एसपी सिटी वरुण शर्मा ने रियलिटी चेक किया। वरुण शर्मा ने गाड़ियां रोककर लोगों से पूछताछ भी की। आपको बता दें कि एसपी वरुण शर्मा ने लोगों से अपील की है कि प्रशासन का साथ दें और कोरोना महामारी से बचाव रखें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਦੁੱਗਲ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਮਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਮਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟ। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। किसान पंजाब दी जिंद जान हन। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार हर पक्ष तो किसानां दे नाल खड़ी है। मौजूदा साल विच कणक दी खरीद 10 अप्रैल तो शुरू होके 31 मई तक चलेगी। इस बार कणक दा घट्टो घट समर्थन मुल 1975 रुपए प्रति क्विंटल निश्चित किया गया है। पंजाब मंडी बोर्ड वालों एलाने खरीद केंद्रां दी गिनती 1871 है ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2800 ਵਾਧੂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
देख रहे हैं आप मैहूं आपका परविराज कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं बाकी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दरोगा को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। दरअसल मास्क चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद युवक ने भी पुलिसकर्मियों के जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद 7 पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे वो युवक को पकड़ने के लिए पीछे भागे, लेकिन युवक पुलिस की आंखों में चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। आपको बता दें कि फाजिल नगर चौकी के इंचार्ज दिग्विजय सिंह के साथ ये घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने नशीली दवाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वन भूलपुरा पुलिस ने एक नशे के कारोबारी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी यूनुस खान ने बताया कि सूचना के आधार पर एक घर में छापेमारी की गई, जहां पर तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास से 48 नशे के इंजेक्शन, 168 सुई और सिरंज बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे के सेवन करने वालों को अपने घर में इंजेक्शन लगाने का काम करता था। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों को ट्रैक कर रहे थे। ये काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी हमें ये नशे की इंजेक्शन लगाने की, तो कल इसको ट्रैक करते हुए हमने एक व्यक्ति आमिर पुत्र सगीर को पकड़ा है। ये पहले भी नशीले इंजेक्शनों में जेल जा चुका है। इसके पास से जो हमें 48 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, 20 सिरिंज बरामद हुई हैं और निडल्स हैं, लगभग 160-63 निडल्स हैं। ये लोग 30 रुपये का इंजेक्शन जो है पब्लिक में 250-300 रुपये तक में उसको सेल आउट करते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन या बिना किसी ऑथोराइज उसके। और क्या पुराना कुछ आपराधिक इतिहास इन लोगों के ऊपर? हाँ, इसके आमिर के खिलाफ पहले भी 3 मुकदमे लिखे हुए हैं और तीनों मुकदमों में ये नशीली गोलियां, नशीले इंजेक्शन रखने में जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक बस ड्राइवर की सरेआम पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल 2 कार सवार बदमाशों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो भी सामने आ चुका है। घटना के बाद ड्राइवर ने दबंगों के खिलाफ में पुलिस में शिकायत भी दी है। पुलिस इस वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है कि आखिरकार ये युवक कौन थे, क्यों आखिरकार बस ड्राइवर के साथ इस तरीके से बदसलूकी की गई, उसके साथ मारपीट की गई। क्या हुआ आपके साथ आज? सर, हम आ रहे थे चांदपुर से बिजनौर के लिए, तो चांदपुर चुंगी पर 2 अज्ञात लोग पीछे से आए स्विफ्ट गाड़ी लेके और गाली गलौज करने लगे। बहुत मारा, मेरी लात घूंसों से डाल के। मैं बहुत दहशत हूँ, बहुत परेशान। तो क्या पुलिस में शिकायत की आपने? जी सर, एप्लीकेशन दे दी थाना कोतवाली। सिद्धार्थनगर जिले के इंडोन नेपाल सीमा से लगी 68 किलोमीटर की खुली सीमा में इन दिनों तस्करी जोरों पर है। खुली सीमा के चलते बाइकों और साइकिलों के जरिए तस्कर पगडंडियों के सहारे नेपाल से भारत में मटर की दाल, शराब, यूरिया, खाद और पेट्रोल की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये सभी चीजें नेपाल में भारत से सस्ते मूल्य पर बिकती हैं, जिसे तस्कर भारत में चोरी छिपे लाकर बेचकर खूब मुनाफा कमाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तस्कर किस तरीके से खुली सीमा के चलते साइकिलों के सहारे किस तरीके से तस्करी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडो नेपाल सीमा की सुरक्षा को लेकर एसएसबी और स्थानीय पुलिस मुस्तैद रहती है। ये सत्य है कि सीमा है, लंबी सीमा है 68 किलोमीटर लगभग, और वो ओपन है बाउंड्री, तो छुटपुट रूप से ऐसी वारदातें संज्ञान में आती हैं। लेकिन हमारी एसएसबी लगी है बॉर्डर पे, पॉइंट टू पॉइंट लगी है, और हमारे 5 थानों की पुलिस लगी है, उनके पॉइंट निर्धारित हैं और हम लोग जॉइंट ऑपरेशन करते हैं।
और सतत रूप से हम लोग कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो, हम लोग उसको डिटेन करके बहुत ही सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मथुरा के जोहझील थाना क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के समर्थन में वोट हथियाने के लिए आयोजित दावत पर कार्रवाई करने पहुंची थाना प्रभारी, उप निरीक्षक, महिला पुलिसकर्मी और जीप चालक समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर लोगों ने हमला कर दिया और मारपीट करके घायल कर दिया। साथ ही पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में रालोद नेता समेत 20 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। वहीं गांव में दबिश देकर करीब 10 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर के ईसोपुर स्थित एक प्लाई फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर ने अपने ही मिस्त्री के सिर पर डंडे से हमला करके उसे मौत की नींद सुला दिया। यह हमला मजदूर ने तब किया जब मिस्त्री गहरी नींद में था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के लिए बाद में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपनी जो तलाश है, जांच पड़ताल जो है वो शुरू कर दी है। एक्चुअली सर मुझे 2:15 बजे करीब फ़ोन आया। ये उनके जो मेरे मामा जो एक्सपायर हो गए, उनका नाम छोटे लाल यादव था। तो ये उनके जो बड़े भाई का लड़का भी यहीं रहता है, संदीप, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे चाचा जी का वहाँ पे फैक्ट्री में मर्डर हो गया। ये सर पाइन प्लाईवुड में रहते थे और वहीं काम करते थे। उनके साथी जो सहभागी जो कलीग है उनका, वही सर रात को नशे में धुत होके और उनको लकड़ी के रोड से, लकड़ी का जो सर डंडा होता है उससे उनका सर पे वार करके और उनकी ऑन द स्पॉट ही मौत होगी सर। कारण तो सर वो मेरे मामा वो मिस्त्री थे सर, आरे का मिस्त्री थे, और ये जो जिसने मारा है वो लेबर है सर। तो कारण क्या है? कारण क्या है सर कि वो लेबर मिस्त्री में थोड़ा बहुत आपसी रंजिश रहता है काम को लेकर सर। तो उसी बात में दिन में इनकी कुछ बहस हुई होगी। रात को वो नशे में धुत होके आके और अपना रंजिश की वजह से ये सोए हुए थे, इनको कुछ नहीं पता, इनके सर पे डंडे से वार करके ये सर मतलब ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया। कल रात करीब 11:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई ईसोपुर गांव में पाइन प्लाईवुड में 2 लेबर का आपस में झगड़ा होने की वजह से एक छोटे लाल की मौत हो गई है। जो झगड़ा करने वाला और ये बिहार के रहने वाला है, उसने कोई पुरानी रंजिश को देखते हुए इसको मर्डर किया, कुत्ते पर वार कर दिया डंडे से और इसके माथे पे और नाक पे चोट लगने के कारण इसकी मौत हो गई। जो चौकीदार के बयान पर FIR लॉन्च करके आरोपी की तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र का मामला था, जहां पर एक मिस्त्री पर यह हमला किया गया था। लेबर के द्वारा जो मजदूर उनके साथ काम करता था, जो साथी था, उसी ने यह हमला किया था। परिजनों का आरोप है कि मिस्त्री था और मजदूर के बीच में अक्सर कहासुनी होती रहती है काम को लेकर, और इसी को रंजिश मानते हुए मिस्त्री के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इतना ही नहीं, परिजनों का आरोप है कि हमले के दौरान ही उस शख्स की, मिस्त्री की मौत हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस ने चौकीदार के बयान के आधार पर अपना मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है, लोगों में सनसनी फैली हुई है। तो वहीं उत्तराखंड के शहरी इलाकों में आवश्यक जरूरतों की सामानों की दुकान को छोड़कर तमाम दुकानों को बंद करने के आदेश के बाद रुड़की के सभी बाजार दोपहर में ही बंद कर दिए गए। हालांकि इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने ऐलान करना शुरू कर दिया था और सरकार के दिशा निर्देशों के पालन करने की हिदायत सभी दुकानदारों को दे दी गई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने अपने शटर गिराने शुरू कर दिए। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए NB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।